हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी। और जैसा कि आपको पता है, मेंसुरेशन का बुक और प्लस में पीडीएफ साथ में पेड कोर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, राजेश नेहरा सर का तो पेड कोर्स मेरे पास नहीं है, बट पवन राव सर का पेड कोर्स मेरे पास है। तो उन्होंने जो उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करी है मेंसुरेशन के लिए, उसके क्वेश्चन और साथ में बुक के क्वेश्चन दोनों मैं एक साथ मिक्स करके चला रहा हूं। अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो सॉल्व हो तो आप पूरा बुक सॉल्व हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके ये बात मुझे बता सकते हैं। और वैसे तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूं, ताकि जो लोग पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं सबके पास तक ये वीडियो और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पहुंच सके। और आपने जो लोग वीडियो देखे होंगे मेरे, उन्हें पता होगा कि मैं बेसिक के साथ साथ स्मार्ट सॉल्यूशन भी बताता हूं कि आप और स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसे। ऐसा नहीं कि बुक का जो सॉल्यूशन है वही मैंने उठाकर आपको दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास बुक होगा वो बिल्कुल मैच कर सकता है कि बुक का सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन ज़्यादातर मिलता जुलता नहीं रहता है, ठीक है। और वैसा नहीं है कि जब कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि बुक के सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको अपना सॉल्यूशन भी देता हूं, जो कि काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन होता है और काफ़ी शॉर्ट होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक से एक सवाल आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं वीडियो के अंदर। आप शुरू में ही मत देख के भागिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और काफ़ी मज़ा आएगा आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं इस वीडियो में। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखें दोस्त, पहला सवाल, सवाल नंबर 51 अपने सामने आ चुका है। आपको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, तथा बिंदु बी से डाला गया लंब बी एम है, जिसकी लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है। विकर्ण ए सी को 1:4 के अनुपात में बांटता है, यानी कि बी एम जो है ये ए सी को 1:4 में बांटता है। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है। मैं पहले डायग्राम से आपको क्लियर कर दूं कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। आपको त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया है, यानी कि कुछ इस तरीके का बात है। ये ए बी सी हो गया, और इसमें जो बी है ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि बी से बी एम, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये एक लंब खींचा गया है जो ए सी को 1:4 में बांटता है। यानी कि बी से हमने एक लंब सामने वाले ए सी पर खींच दिया। कहाँ पर? एम पर। ये लंब है, और बी एम जो है वो ए सी को 1:4 में बांटता है, ठीक है। यानी कि ये 1 हुआ तो ये कितना होगा? 4 हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, 4 को उधर 1 को इधर, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि कौन 1 है और कौन 4 है। अब कह रहा है कि आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये पूरा एरिया आपको बता देना है। देखो, एक बात तो मैं आपको कहूँ कि अगर हम बेस ए सी को लेते हैं, आपको पता है कि अगर ए सी को हम बेस लेंगे तो हाइट हमें किसको लेना पड़ेगा? हाइट लेना पड़ेगा बी एम को। तो ए सी को अगर मैं यूनिट में ही मान के चलूँ, रेशियो में ही, तो मैं ये बोलूँगा कि एरिया जो होगा वो 1/2। अगर ए सी बेस लेंगे तो 5, और साथ में इसका जो होगा अभी आगे मल्टीप्लायर वो भी आएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल 5 से ही काम चला रहा हूँ, 5। और इंटू में जो हाइट होगा ऐसे कंडीशन में वो बी एम होगा, यानी कि 14। अब यहाँ से अगर आप इसको कटाते हो तो 7 दूना 14, और हम ये कह सकते हैं फिर कि आंसर जो है वो 7 से और 5 से तो कटेगा ही कटेगा। अब 5 से कटने वाला हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब 7 से के लिए आप चेक कर लो। अगर 7 के लिए आप चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन देखोगे तो 7 या 21 और 7 5 35 कट रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे नहीं कट रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा जो वेरीफाई हो रहा है। तो हमारा यही उत्तर हो सकता है, केवल 245 है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप इजीली कर पाओगे। नहीं, अगर ऐसे हो रहा है फिर मैं आपको बुक वाला तरीका बता देता हूँ कि सर ने कैसे बताया हुआ है। देखो, इसको करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरम्स वगैरह पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको ये पता होगा कि जब हम लंब खींचते हैं 90 डिग्री वाले एंगल से विकर्ण पर या फिर कर्ण पर, आप हाइपोटेनस पर समझ लो, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि ये अगर x होता है ए बी की वैल्यू, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है ये x का स्क्वायर होता है यहाँ पर रेशियो में। यहाँ y है तो y का स्क्वायर यहाँ पर आता है जहाँ पे ये 4 लिखा है। ये आपको पता होगा कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ से मैं लंब खींचता हूँ मान लो, और ये x और y का अनुपात है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आता है और यहाँ पे y का स्क्वायर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो वापस हमें ये भुजा निकालने के लिए जहाँ पर हमने x लिया है उसके लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल निकालना पड़ेगा, सीधा सा बात है। क्योंकि ये अगर वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर ये जो है ये अगर वाई का स्क्वायर है, तो हमें अगर पहले से वाई स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ तक आना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वही बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, मैंने सीधा सीधा क्या किया यहाँ पे दोस्त,
यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये 1 है, ए एम अगर 1 है तो ए बी होगा 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 1 का वर्गमूल 1। और अगर सी एम आपके पास 4 है तो बी सी कितना होगा 4 का वर्गमूल यानी कि 2। अब देखो अगर ए बी 1 है और बी सी 2 है तो हम इसको x और इसको 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए बी को x मान लिए क्योंकि वो रेशियो था एक्चुअली में 1 और 2 जो आया था वो ए बी और बी सी का रेशियो था 1:2। अगर वो रेशियो है तो हम उसको x लगा के उसको एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट x ले लिया हमने तो ए बी की वैल्यू x आ गई, फिर बी सी की वैल्यू 2x। अब ऐसे में आपको पता होगा कि जो हम विकर्ण पर लंब खींचते हैं 90 डिग्री वाले शीर्ष से, तो उसकी जो लेंथ होती है यानी कि बी एम की जो लेंथ होगी वो कितनी होती है, तो आप बोलेंगे ये होती है दोस्त बेस इंटू में हाइट और बाई होता है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस कितना है हमारे पास, बेस है 2x और हाइट कितना है हमारे पास x, यानी कि आधार गुना में ऊंचाई, और बटे में कर्ण यानी कि AC लिखना है। अब देखो ये अगर x है ये 2x है तो AC कैसे लिख सकते हैं हम, AC लिखने के लिए आपको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि x का स्क्वायर और प्लस 2x का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √5x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं √5 और x के स्क्वायर से x तो बाहर आ जाएगा। ये AC की वैल्यू मैंने नीचे लिखी है, ये किसकी वैल्यू है दोस्त, AC की वैल्यू है जो हमने आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के स्क्वायर रूट से निकाला है। अब यहाँ पर आप देखें कि x से x तो कट हो गया लेकिन bm की वैल्यू 14 थी तो मैं 14 रख देता हूँ और बराबर हो गया 2x और बाई का √5। अब यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 7√5। अब देखो अगर x की वैल्यू हमारे पास 7√5 हो गई और अब हमें एरिया लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से अगर आपको एरिया लिखना है तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से बोलोगे दोस्त कि एरिया होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो देखो मैं यहाँ पर छोटे से भाग में एरिया लिख देता हूँ 1/2, बेस था हमारा 2x और हाइट था केवल x। अब यहाँ पर आप देखोगे ये केवल x है लास्ट वाला, ठीक है, हाइट केवल x था तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा केवल x का स्क्वायर बचेगा। अब x का स्क्वायर का मतलब x की वैल्यू 7√5 आया है तो इसका स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर 5, तो 49 पचे कितना हो जाएगा 245, और ये अपना उत्तर है, ठीक है। तो तरीका आप जानो, ऐसा नहीं है कि बेसिक जानना जरूरी नहीं है, आप बेसिक और तरीका सब जानो लेकिन उसके साथ साथ आप और क्या उसमें दूसरा काम कर सकते हो जिससे कि सवाल को जल्दी से सॉल्व किया जाए, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, जब आप पहले से खूब प्रैक्टिस कर लोगे तब आएगा ये सब। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आप देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि दिए गए समबाहु त्रिभुज में 6 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज ये दिया हुआ है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 20-20 है, और इसके अंदर 6 एक समान आपको वृत्त बनाया गया है। आपको बताना है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अच्छा 1 मिनट मैंने गलत पढ़ दिया ना, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसमें यह दिया है कि 6 वृत्त बनाए गए हैं एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जिनकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक जो सर्कल है उसकी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज का परिमाप बताना है क्या होगा। चलो कोई बात नहीं है, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू साइड होता है, तो जो भी आप साइड निकालोगे उसको 3 से गुना करोगे कि नहीं लास्ट में। जब हमें पता है कि परिमाप 3 इंटू साइड होना है तो क्या हम साइड की वैल्यू चाहे जो XYZ निकालें उसको लास्ट में हमें 3 से तो मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा, 3 से जरूर कटेगा। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि यहाँ पे नन भी ऑप्शन में है, फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना होता तो आप 120 वाले को लगाते, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो 3 से कट जा रहा है। 120 3 से कटेगा, बाकी ना तो 40 कट रहा है ना ही 80 कट रहा है। अगर नन की जगह पर कुछ और होता और वो भी हट जाता तो हम कंफर्म बोलते कि उत्तर हमारा सी ही है। यहाँ पर भी अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आप सी पर ही लगाएं, या कम समय अगर आपके पास बचा है और सवाल नहीं बना पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरी नहीं याद है, ये नहीं है वो नहीं है, तो कम से कम इतना कर सकते हैं आप कि 3 से कटने वाला आंसर मार्क कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे उत्तर आएगा इसका और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए चित्र को बड़ा कर लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक लाइन, ठीक है। ब्लैक में ही बात करते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक लाइन, क्या हुआ भाई, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया ये। 1 मिनट यहाँ पे चल नहीं रहा है, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा लग रहा है, इसे इधर मूव कर लिया हमने। चलो अब देखो यहाँ से पहली लाइन ये हो गई, फिर आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा यहाँ पर लाके।
अब इसमें होगा क्या कि यहाँ से अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो ये रेडियस बन जाएगा, आपको भी पता है यहाँ पर भी ये रेडियस बन जाएगा। अब एक बात आप समझो इसमें कि ये रेडियस जो है ये टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि त्रिभुज समकोण हो गया। अब आपको ये भी पता है कि ये आर है, अगर इसके अंदर की बात करें तो ये टोटल 2r है, जो मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, ये टोटल कितना होगा 2r, जहाँ पर r क्या है इस सर्कल का रेडियस है, और ये भी एक बार आ रहेगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके नीचे वाले की तो ये कितना हो गया r, ये हो गया 2r, और ये एक बार r, यानी कि टोटल 4r हो गया। तो मैं इस नीचे वाले को भी 4r लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक को। ठीक है, ये हमने 4r लिख लिया। अब बात आती है इसकी कि इसको हम क्या लिखें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि ये त्रिभुज जो है ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे पूरा कोण 60 डिग्री का होगा। अगर पूरा कोण 60 डिग्री का होगा तो आधा कोण यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री का। अब ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये ऊपर वाला, ये कितना का होगा 60 डिग्री का होगा। अब देखो 30 के सामने आपको 8 दिया है, तो 60 के सामने कितना हो सकता है। ध्यान से बात सुनिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कम जगह होने के कारण, लेकिन बोल के आपको बता रहा हूँ कि ऊपर यहाँ पे अच्छा चलो अलग खींच के मैं लिख देता हूँ। ये एंगल हमारे पास कितना है दोस्त 30 है, और यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है हमारे पास 60 है, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण है। तो अगर समबाहु त्रिभुज में से आधा कोण 30 का हो गया तो जो ऊपर का एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। अब देखो हमारे पास दिया क्या है कि 30 के सामने आर है, हमें 30 के सामने आर दिया है। अब समकोण त्रिभुज में ये बात आप पढ़े होंगे कि अगर ये 30 है मान लो और ये 60 है, और अगर 30 के सामने x होता है तो 60 के सामने कितना होता है x√3 होता है, ये आप पढ़े होंगे, √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट, आपने हाइट एंड डिस्टेंस में ये बात पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कि अगर 30 के सामने r है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा r, और फिर √3, और जैसे ये r√3 है तो इधर भी आपका कितना आएगा, यहाँ भी r√3 आ जाएगा राइट साइड में भी। अब ओवरऑल अगर साइड की हम बात करते हैं तो देखो साइड हमारे पास सवाल में कितना दिया था 20, लेकिन यहाँ पे साइड कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे r√3 दो बार है और एक बार है 4r, तो r√3 हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2r और √3 और प्लस में है 4r, ये सब जोड़ के सवाल में जो साइड दिया था समबाहु त्रिभुज का वो 20 दिया था, तो इन सबको हमने 20 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से अगर आप लिखते हैं 2r और √3 था, ये अंदर में √3 है। अब यहाँ पर देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे इसमें से r की वैल्यू रख देते हैं। r की वैल्यू सवाल में कितनी, अच्छा 20 समबाहु त्रिभुज का नहीं ना, यहाँ पे तो हमें समबाहु त्रिभुज का साइड लेना पड़ेगा ना, ये डायरेक्ट साइड के बराबर ही है एक्चुअली में। यहाँ पे हमें साइड लिख देना चाहिए था क्योंकि रेडियस 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब रेडियस 20 है तो हम इसमें 20 भर देते हैं, ये √3 था। देखो r के जगह पर अगर 20 भरेंगे तो ये 20 दूना 40 √3 बन जाएगा, और ये 20 चौके 80 बन जाएगा। अगर ये साइड है यानी कि ये a है तो हमें बताना था 3a यानी कि परिमाप। तो परिमाप के लिए हमें इसे 3 से गुना कराना पड़ेगा। पहले 40 कॉमन हो रहा है तो हम 40 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा √3 और प्लस में 2, और अभी हम 3 से गुना करेंगे क्योंकि हमें परिमाप चाहिए और ये केवल साइड है, तो 3 से गुना करेंगे तो 40 × 120 और ये आ जाएगा √3 + 2। अब देखो सब कुछ करने के बाद लास्ट में √3 से हमें गुना करना पड़ा तभी ये 120 आया। यही बात मैं शुरू में आपको बता रहा था कि लास्ट में हमें सब कुछ करने के बाद 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ऑप्शन से देख लें कि कहीं एक ही ऑप्शन तो नहीं है जो 3 से कट रहा है, अगर 2 होता तब तो सॉल्व करते ही करते। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरा तरीका भी आपको समझा दिया है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में यहाँ पर भी हम ऑप्शन से काम कर सकते थे, लेकिन मेन बात है कि इस सवाल में लिख के देना चाहिए था कि ये जो ऑप्शंस हैं वो लगभग में हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं है, लगभग में लिखे गए हैं तभी जाकर, वरना हम ऑप्शन से इसको चेक कर सकते थे। फिलहाल देखिए सवाल में आते हैं। आपको सवाल में एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, ABC, जिसमें जो कोण B है वो है अपना समकोण यानी कि 90 डिग्री वाला, और BDER एक वर्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर है। अब AE की वैल्यू आपको 7.5 दे रखा है, AC की वैल्यू आपको 18 दे रखा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है आपको। चलिए बता देते हैं। देखिए आपको पहला सवाल जो था इस वीडियो का सबसे पहला सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम आपको काम करना है। यहाँ पे एक बात पहले आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर हम B को E से मिलाते हैं, B को E से मिलाने पर आपको पता है कि BE विकर्ण है इस वर्ग का, जो वर्ग है हमारे पास BRED, इसका विकर्ण है BE, और विकर्ण होने के कारण वर्ग का ये एंगल दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा 45 ऊपर वाला भी 45 हो जाएगा और नीचे वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हो गया तो ऐसे में BE क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया कोण B का। ये आप इजीली समझ सकते हैं। BE जो हुआ
वो कोण समद्विभाजक हो गया किसका, कोण बी का। अब कोण समद्विभाजक के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर ये त्रिभुज है, मान लो ए बी और सी, और ए डी जो है वो कोण समद्विभाजक है, अगर ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो ये रेशियो भी इनका एक्स वाई का आता है। आधार का जो रेशियो आता है वो वही आता है जो अगल बगल वाले साइड का रेशियो होता है। तो इससे अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बी ई हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया है, तो फिर ए बी, और यहाँ पे देखिए आप, ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ए बी का और ए सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए ई का किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि बी ई जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया है। बी ई एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब बी के अगल बगल के साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए ई का इसी से। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका रेशियो क्या दिया हुआ है हमें। तो हमें ए ई की वैल्यू 7.5 दे रखी है, ये 7.5 है। अब देखो पूरा ए सी 18 था, यहाँ पे लिखा है कि ए सी 18 है। अगर ए सी 18 है उसमें से ए ई केवल 7.5 हो गया, तो 18 में से 7.5 जाएगा तो और कितना रह जाएगा, 10.5, यानी कि इसी कितना हो गया, 10.5 हो गया। अब अगर ये 7.5 और 10.5 है तो इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए बी और बी सी का। तो अगर इनका रेशियो हम लेते हैं तो ये कितना बनेगा, आप बोलेंगे ये 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, और ये कट जाएगा 15 सत्ते, यानी कि 5 और 7 का इनका रेशियो आ रहा है। अगर 5 और 7 का रेशियो आ रहा है तो यही रेशियो ए बी और बी सी का रहा होगा। तो ये अगर 5 है तो मैं ए बी को मान लेता हूँ 5x, और ये अगर 7 है तो मैं बी सी को मान लेता हूँ 7x। अब अगर ये 5x और ये 7x हो गया, तो यहाँ से अब पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ए सी की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो हम ये लिखेंगे कि 5x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, क्योंकि 18 कर्ण है, यहाँ पे ए सी की वैल्यू 18 है। तो हम 5x का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये 25 बन जाएगा, और x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर हो जाएगा 49x का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। इतना हो गया हमारे पास। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये जोड़ के अपना कितना आ जाएगा, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, 74 x का स्क्वायर बराबर में हो गया 324। यानी कि x का स्क्वायर जो आ गया वो हमारे पास आ गया, एक मिनट, इधर 324 था, ये 324 हो गया। तो मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि ये 324 और बटे में 74 हो गया। अब अगर x का स्क्वायर हमारे पास आ गया तो हम एरिया लिख सकते हैं अब कि एरिया होगा 1/2 इंटू में बेस जो हमारा 7x था, और इंटू में हाइट जो कि हमारा 5x था। हम यहाँ से ये कहेंगे कि 7 पचे 35 और बटे में 2, 35 है, 35 और बटे में 2, और इंटू में ये x का स्क्वायर आएगा। तो x के स्क्वायर के बदले में मैं डायरेक्ट ये ऊपर वाला मान लिख देता हूँ 324 और बटे में 74। अब इसको मेन मुद्दा है कटाने का, कि इसको कटाएं कैसे। तो देखो पूरा कटाने की ज़रूरत नहीं है, जितने का काम है उतना ही हम काम करेंगे। इस 74 को लगभग अच्छा पहले एक बार ऑप्शंस पर अगर आप ध्यान देते तो ऑप्शंस दूर दूर है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दूर दूर है तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन कट गया है, नीचे चला गया है, और ये ऊपर अभी जा नहीं रहा है। ऊपर अगर मैं ले जाऊँगा तो ये सारा चीज़ कट जाएगा, इसीलिए मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ अप्रॉक्सीमेट में, ताकि कैलकुलेशन हम कम कर सकें। तो देखिए सबसे पहला बात कि अगर हम इसे मान लेते हैं, मान लो इस 35 को वैसे ही रहने दे तो ठीक होता, चलो कोई बात नहीं। ये हम 7 पचे 35 कटा दे रहे हैं और इसको 15 पचे 75। ठीक है, मैं 75 मान के इसको 15 पचे 75 कटा देता हूँ, क्योंकि एक मैंने बढ़ा दिया है। अब ये समझ लो कि बेस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, उसको मैंने एक बढ़ा दिया है। आपको पता है कि अगर हर हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू जो होती है वो थोड़ी कम आ जाती है, यानी कि ऐसे में हमारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा एक्चुअल आंसर से। चलो अब कोई बात नहीं है, ऊपर वाले को आप गुना करो तो ऊपर देखो हमें गुना करना रह गया है 324 और गुणा में 7, और नीचे हमारे पास 15 दूना में 30 बचा है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको कटा भी लो, लेकिन मैं कटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि 15 दूना 30 है, तो हम 3 से केवल डिवाइड कर देंगे, और फिर जीरो के लिए तो पॉइंट लग जाएगा केवल, इसीलिए मैं कटा नहीं रहा हूँ यहाँ पे आगे। ठीक है, आगे कटा दूंगा तो मुझे ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऊपर 324 गुना 7 है और नीचे है 15 गुना 2। तो मैं इस बार इनको हटा के और ऑप्शन लाता हूँ। अब देखिए मैंने ऑप्शन के पास ला दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर था 7 गुना में 324 और नीचे था हमारा 15 दूना 30। अब देखो ऊपर वाले को पहले गुना कर लेते हैं हम, तो कितना आ जाता है, 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 2 14 और 2 16 हो जाएगा, और 7 तियाँ 21 और 1 22, इतना बटे में 30 आ गया। तो हम केवल 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखो केवल 7 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, फिर आगे भी अगर आप करते 3 सत्ते 21, फिर 1 और 6 तो 3 पचे 15,
और फिर 1 और 8 तो 3 6 18 लगभग इतना आ रहा है। और मैंने आपको बोला था कि एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ही कम आएगा, और एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा कम ये है, तो आप देखोगे कि एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और इससे थोड़ा सा बड़ा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और वो है 76.621। बाकी इससे बड़ा तो एक ही है, देखो इससे छोटा तो नहीं हो सकता, और बड़ा जो है वो बहुत बड़ा हो गया इससे, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी। कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत आपको पहले से प्रैक्टिस करके ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन को हम कैसे और इजी कर सकते हैं। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, यानी कि हेक्सागन है, जिसकी साइड है 12, ठीक है। पी क्यू आर भुजाओं से ए बी सी डी ई एफ के मध्य बिंदु हैं। अच्छा सॉरी, पी क्यू आर जो हैं वो भुजाओं ए बी सी डी और ई एफ के मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको पी क्यू आर का एरिया बताना है, ठीक है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, हालांकि इसमें छायांकित लिखा है, ये वाला छायांकित है पी क्यू आर। अब देखिए थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं एक बार, ताकि चित्र हमें क्लियरली दिख जाए। अब चित्र में देखिए आपको क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं, बाकी के तो मिड पॉइंट्स हैं, केवल 12 दिया है साइड। तो हम चित्र में अब आते हैं, जो भी काम करना है यहीं करेंगे। ये पूरी साइड हर एक आपको 12 12 दे रखी है, हर एक साइड कितनी की है, 12 12 की है, और ये तीनों मध्य बिंदुएं हैं आर क्यू और पी, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। अब ऐसे में इनको करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपने मेरी ज्योमेट्री की वीडियो देखी होगी जो सीजीएल मेंस वाली है, जिसमें 2011 से 18 तक का सोल्यूशन किया है मैंने, तो उसमें ये सवाल किया है। 2017 मेंस का वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें कई तरीके से किया है, यहाँ पर भी मैं आपको एक तरीके बता देता हूँ, एक तरीका जो आपके लिए काफ़ी आसान साबित होगा, ठीक है। तरीके और भी हैं, जैसे आप इसके कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करके भी मैंने बताया था। कटिंग करने पर ये टोटल 24 बनता है त्रिभुज छोटा छोटा, जिसमें से हमें 9 निकालना रहता है। अब इतना भी अगर आपको पता है कि 9 निकालना रहता है, तो भी आप 9 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन 2 मल्टीपल है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको फिलहाल सबसे ईजी जो तरीका है वो बता देता हूँ। एक बात याद रखना कि हेक्सागन में ये जो साइड है ये वाली, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली साइड की अगर आप बात करते हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि जो फाइनल विकर्ण होता है इसका बीच वाला ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण हमेशा क्या होता है, डबल होता है साइड का, ये ध्यान रखिएगा। अगर साइड हमारे पास 12 था तो ये विकर्ण कितना होगा, 12 का डबल 24 होगा। अब अगर आपने ये पढ़ा हो ट्रेपीजम के अंदर कि एक ट्रेपीजम में मान लो अगर ये एक्स है ये वाई है, तो इनका जो असमांतर भुजाएं हैं, ट्रेपीजम का मतलब हुआ समलंब, समलंब की असमांतर भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन कोई है, मान लो ई एफ, तो ई एफ की लेंथ हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 2, ये एवरेज होता है एक्स वाई का, ये आपको पता होगा। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र है ये एक ट्रेपीजम है, आधा भाग केवल जो यहाँ पर हेक्सागन है उसका ऊपर का केवल भाग एक ट्रेपीजम है, यानी कि समलंब है। और इसमें आर क्यू की अगर हम लेंथ निकालें तो आर क्यू जो है ये 12 और 24 का एवरेज होगा, यानी कि 12 और 24 को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि 12 और 24 36 होता है, उसका आधा हो गया 18। अगर ये 18 हो गया तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे मध्य बिंदु हैं, पी भी आर भी मध्य बिंदु है, क्यू भी मध्य बिंदु है और पी भी मध्य बिंदु है, और इसीलिए ये त्रिभुज जो है ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये वाला जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर आप ऐसे समबाहु त्रिभुज समझ गए तब तो ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, आपके पास साइड है ही 12। या ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझो कि अगर मैं यहाँ पर भी विकर्ण मिला देता वैसे ही, तो ये विकर्ण भी, ये अगर 12 है, एक मिनट, देखो ये अगर 12 है तो ये विकर्ण भी फिर 24 आता, और ये साइड भी हम बोलते कि 12 और 24 को जोड़ के आधा करेंगे तो 18 आता। वैसे ही इस साइड को निकालने के लिए इधर से हम विकर्ण मिलाते तो ये भी 18 आता, यानी कि तीनों साइड 18 18 आ जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है ये हमारा बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी साइड 18 आ रही थी, तो 18 साइड है तो हम एरिया लिख सकते हैं √3/4, और इंटू में 18 गुना में 18, क्योंकि साइड 18 है, 2 दूना 4, 9 दूना 18, फिर ये 2 9 18, तो 9 9 कितना आ जाएगा, 81√3 आ जाएगा। तो आसान सा आंसर है, बस आपको तरीका याद रखना है। और भी तरीके हैं, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर चित्र में दिखाया गया है, और आपको सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अच्छा एक बात समझ लो कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि यह जो है ये तीनों साइड को टच कर दे रहा है, इसीलिए अंतःवृत्त हो गया, यानी कि इन सर्कल हो गया। और समबाहु त्रिभुज में इन सर्कल का रेडियस कैसे लिखते हैं, आप इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने ज्योमेट्री में बताया था कि आप शॉर्टकट याद रखो, कि शॉर्टकट नहीं, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू आप मान सकते हो। स्टैंडर्ड वैल्यू में हम बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज की अगर साइड 2 है तो इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो अगर साइड 2 होने पर ये 1/√3 होता है, तो यहाँ पर साइड 10 है, यानी कि ये 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स होगा, ये 5/√3 हो जाएगा। अब 5/√3 हो गया किसका,
इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस R1 हम मान लेते हैं। अगर R1 5/√3 है तो आप ध्यान रखो इसके ऊपर वाला जो R2 है, R2 कितना होगा, R2 के लिए आपको और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 5/3√3 हो जाएगा। और अगर R3 की बात करें सबसे छोटे वाले की, तो R3 के लिए और 3 से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5/3√3 तो था ही, एक बार और आपको 1/3 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/3 या 9√3। ये अपना आंसर होगा 5/9√3 यानी कि ऑप्शन सी। ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से बटे तीन होके ये घटते जाता है बाई तीन, यानी कि 1/3 कम होते जाता है। ठीक है, ये हमेशा इसका रेडियस जो होगा R, तो इसका रेडियस होगा R/3, इसका रेडियस R/एक बार और 3 यानी कि 9 इसके ऊपर होता तो एक बार और 3 R/27 हो जाता। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप यहीं से 9 कर देते। आपको पता है कि ये अगर R है तो यहाँ के लिए R/9 करना है, तो आप डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर देते तो भी आपका 5/9√3 आ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। फिलहाल देखिए, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। यहाँ पर आपको सेमी सर्कल की रेडियस बतानी है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा 6 है, ठीक है, और ये 10 भी जो है ये पूरा है आपको A से लेकर C तक। इतना बात आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये 8 है पूरा। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं कि ये 3 4 5 वाला केस है। 3 4 5 का डबल डबल लिखा हुआ है ट्रिपलेट का। चलो फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप सिमिलरिटी लगा दो। सिमिलरिटी लगाने के लिए आप इसके रेडियस को यहाँ पर मिला दो। रेडियस को यहाँ पर हम क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस होने के कारण टेंजेंट पे लंब हो जाएगा। आपको पता है कि AN टेंजेंट है। यहाँ पर AN जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो अर्धवृत्त है उस पर AN स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होता है। तो यहाँ पर मान लो अगर हमने मान लिया है P, तो P से N जो है, या इसको O मान लेते हैं, चलो O अगर है यह, तो O से जो N है ये रेडियस है। और रेडियस चूँकि टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा कोण एंड के पास। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें सिमिलरिटी लगाने की, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये पूरे बड़े त्रिभुज के सिमिलर होगा। ये अगर समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, या ज्योमेट्री मेरी देखी होगी तो मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कोई भी लाइन अगर आप खींचते हैं जो कि कर्ण पे समकोण बनाता है, तो ये जो दोनों छोटा छोटा त्रिभुज बन रहा है ये हमेशा बड़े वाले के क्या होता है, समरूप होता है। अब इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं समरूपता से। फिलहाल मैं सिद्ध करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको इतना पता होगा कि ये कैसे समरूप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दो एंगल तो बराबर ही होना है, कोण ए तो दोनों में है, और एन के पास जो 90 डिग्री है और बड़े वाले में बी के पास 90 डिग्री है। अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा बराबर होना ही होना है। अब देखो, हम यहाँ पे डायरेक्ट सिमिलरिटी लगाएंगे इन दोनों त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज? एक तो त्रिभुज है हमारे पास AN और O, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज AB और C। देखो, दोनों में ये अगर R हम मान लेते हैं तो A के सामने इसमें क्या है, छोटे त्रिभुज में A के सामने R है, बड़े त्रिभुज में कोण A के सामने कितना है, 8। और भुजा हमें कौन सा पता है, 6 और 10 वाला भुजा पता है। ठीक है, कौन सा पता है हमारे पास, 6 और 10 का भुजा पता है। तो हम 90 के सामने लिख लेते हैं। छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, तो छोटे वाले में 90 के सामने आपको पता है कि A से O तक है, AO है छोटे वाले में 90 के सामने। बड़े वाले में 90 के सामने 10 है। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये R/8 हो गया, और बराबर में, एक मिनट, ये R/8, और इधर हम लिख सकते हैं AO को क्या लिख सकते हैं बताइए। इधर वाला तो R है छोटा वाला, आप यहाँ पे देखिए ब्लू से, ये जो छोटा वाला है ये R है। O से B तक R है। अगर O से B तक R है तो पूरा 6 है। 6 में से हम R घटा देंगे तो AO आ जाएगा हमारे पास। तो AO को हम लिख सकते हैं 6 माइनस में R। ठीक है, अब AO को 6 माइनस में R लिख दिया, और नीचे 10 अब कटा लो आप। ये 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, तो ये 5R और 4R 9R बराबर कितना हो गया, 6 चौका 24। 9R बराबर 24 है, तो R बराबर 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 8/3 आएगा, और यही अपना आंसर है। एक तरीका तो ये हुआ जिसमें सिमिलरिटी से हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस चित्र को पूरा बना दो आप। पूरा बनाने का मतलब इधर त्रिभुज पूरा खींच दो आप, और इस सर्कल को पूरा बना दो। अब देखो, अगर मैंने त्रिभुज हूबहू वैसा ही सिमेट्रिक डायग्राम बना दिया, पूरा कर दिया इसको, तो ये 10 था तो आप बोलोगे कि फिर इधर भी 10 हो जाएगा, और ये 8 था तो इधर भी आप बोलोगे कि 8 हो जाएगा। अब ऐसे में आप बोलोगे ये 8 हो गया, कि ये जो सर्कल है ये इन सर्कल हो गया त्रिभुज A, और यहाँ पर अगर मैं P मान लेता तो APC का ये इन सर्कल हो गया, यानी कि अंतःवृत्त हो गया ये APC का। और अंतःवृत्त का त्रिज्या आपको पता होगा। इन सर्कल का रेडियस हम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम डेल्टा लिखते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा में उसका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप S। तो ये भी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, 1/2, और इंटू में बेस कितना है, यहाँ पे 8 8 16 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 8 16 हो गया बेस। और अगर हम हाइट की बात करें
तो हाइट हमारे पास कितना था, 6 था। हाइट पूरा 6 था, ये तो हम देख ही रहे थे। हाइट यहाँ पे सवाल में ये 6 दे रखा है ना, यही हाइट है अपना, क्योंकि 90 डिग्री तो बना ही है। और नीचे हम क्या लिखते हैं फिर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तो सेमी पेरीमीटर आप बोलेंगे कि सभी भुजाओं का योग का आधा होगा। तो सभी भुजाओं का योग है 10 10 20 और 16 है 46। तो 10 और 10 20 और 8 और 60 1 मिनट। अच्छा, ये नीचे वाला 16 आ रहा है ना, मैंने अलग जोड़ दिया था। ये 8 8 16 है और ऊपर का 10 10 20 है, यानी कि ओवरऑल 36 आएगा। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 36/2। अब ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, 6 से 6 6 36 काट सकते हैं। 16/6 आया, इसका मतलब हुआ 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 8/3। ये भी आसान सा सवाल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान हैं, जो आपको ठीक लगे। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। दिए गए चित्र में ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी तथा ऊंचाई जो है वो है ए डी, दोनों ही 8 है, यानी कि बेस भी 8 है और ये हाइट भी आपको 8 दे रखा है और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो एक बात, तो कि चित्र पर अगर हम गौर करें, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे भी थोड़ा गौर कर लेते हैं, फिर चित्र पे आएंगे। देखिए चित्र पे अगर हम गौर करें तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाइट वाला पार्ट घटाना पड़ेगा। अब देखो मेन बात है कि अगर हम टोटल एरिया लिखते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप बात समझना, अगर पूरा क्षेत्रफल मैं लिखता हूँ इसमें से सबको मिला करके, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, पूरे जो आकृति है उसका क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूँ, तो टोटल एरिया कितना बनेगा। देखिए टोटल एरिया यहाँ पर हमारे पास बनेगा, एक तो ये सर्कल, ठीक है, तो मैंने सर्कल ले लिया बड़ा वाला जिसमें ये 8 है, फिर प्लस में ये 2 सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल्स मिलके एक सर्कल बन जाएंगे, तो एक सर्कल भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें ये कितना है, देखो ये पूरा 8 था नीचे वाला भी, तो ये 4 4 होगा, यानी कि जिसमें व्यास कितना है, 4 है। डायामीटर कितना है छोटे वाले में, 1 मिनट, ये कितना है, 4 है, क्योंकि ये 4 4 थे, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन देखो ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। अब ऐसे में आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये जो एरिया है, अब ध्यान से बात समझिएगा, अगर मैं दोनों इस वृत्त को जोड़ता हूँ तो ये जो एरिया है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ पिंक से, ये 2 बार जुड़ जाएगा। बताओ, एक बार ये बड़े सर्कल के साथ भी जोड़ा गया तो ये एरिया जुड़ गया, और जब मैं इन दोनों छोटे सर्कल्स को जोड़ूंगा तो भी वो वापस एक बार जुड़ जाएगा। यानी कि मेन मुद्दा ये है कि ये जो मैंने एरिया मार्क किया है ये 2 2 बार जुड़ रहा है, ठीक है। तो 2 2 बार ना जुड़े, हमें केवल इसमें से 2 2 बार ना जुड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा ये त्रिभुज को, ठीक है। और अगर हम त्रिभुज को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, बताओ। त्रिभुज घट जाएगा, तो त्रिभुज घटने के कारण देखो ये वाइट पार्ट वाला ये तो टोटल घट जाएगा, ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा। लेकिन ये जो है ये भी घटेगा, तो ये 2 बार जुड़ा था, अगर 2 बार जुड़ा था तो एक बार घट जाएगा, तो एक बार उसमें बचेगा, यानी कि एक्चुअल में हमारा केवल जो साइडेड पार्ट है वही बचेगा। बहुत ध्यान से आप बात समझिए, मैं वापस एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला कि अगर मैं इसको, देखो हमें चाहिए तो केवल साइडेड पार्ट ही, मेन बात है। साइडेड पार्ट का मतलब हमें केवल इतना सारा चाहिए, ये जो साइडेड पार्ट किया गया है इसमें, ये पार्ट केवल हमें चाहिए, ठीक है। अब इस पार्ट को तो केवल हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो मैंने बोला कि चलो एक बार पहले पूरे को जोड़ते हैं। तो पूरे को जोड़ने के लिए हमने बोला कि एक बड़ा वाला सर्कल जोड़ेंगे, फिर सेमी सर्कल 2 है तो 2 सेमी सर्कल हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। अब लेकिन हमें देखो इस सबको जोड़ने से ये पूरा एरिया हमारा आ गया, लेकिन हमें अगर केवल शेडेड चाहिए तो हमें इसमें से ये वाइट वाला सारा पार्ट घटाना होगा। वाइट वाला किस में है, त्रिभुज में है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम त्रिभुज घटाएंगे तो ये जो बीच वाला एरिया है जो अभी मैं कलर कर रहा हूँ ये भी घट जाएगा उसके साथ, जबकि ये हमें निकालना भी है। तो ये सोचो आप कि ये घट जाएगा, लेकिन मेन बात ये है कि ये वाला जो मैंने बाद में ब्लू मार्क किया है ज़्यादा डार्क में, या फिर मैं दूसरे कलर से मार्क करके दिखा देता हूँ, जो मैंने पिंक से अभी मार्क किया यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये 2 बार ये 2 बार जो है ये मैंने मार्क किया है, ये 2 बार जुड़ जाएगा। एक बार तो बड़े सर्कल के साथ ये जुड़ा था और एक बार दोनों सेमी सर्कल्स के साथ जुड़ गया। 2 बार जुड़ गया तो 2 बार तो हमें नहीं निकालना है ना, हमें साइडेड पार्ट एक ही बार निकालना है, तो एक बार घटानी भी पड़ेगी। तो जब हम ये त्रिभुज घटाएंगे तो इसके साथ ये एक बार मिलके घट जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको यही फाइंड आउट करना है, यानी कि बड़ा सर्कल प्लस में 2 सेमी सर्कल और माइनस में त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो बड़ा सर्कल का रेडियस 4 था, तो पहले देखते हैं कि आंसर पाई में है, पाई में नहीं था आंसर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो
क्या क्या करना है। अब तो हम छोटा करके भी लिख सकते हैं, बात समझ ही गए हैं कि हमें करना क्या है। एक बार बड़ा सर्कल जिसका रेडियस कितना है 4, तो आप बोलेंगे कि पाई और 4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस छोटा 2 सेमी सर्कल है तो 2 सेमी सर्कल ये मिलके एक ही सर्कल मिल जाएगा, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर आर कितना हो गया, ये टोटल 4 था तो आर कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और बेस ये टोटल हाट 8 था और हाइट भी कितनी थी, 8 थी। बस यही फाइंड आउट हमें करना है और कुछ नहीं। अब देखो अगर आप ले यहाँ पर हम तो ये भी कर सकते थे ना दोस्त कि इसमें भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तीनों में 4 है, यानी कि 4 कॉमन हो सकता है। और 4 कॉमन होने का मतलब कि 4 से कटने वाला आंसर होगा, और 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी, क्योंकि 4 से कटता है वही जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से कटता हो, और यहाँ पर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है। तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी यही करिए। देख रहे हैं जबकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें से 2 से कटा देने के बाद भी 4 इसमें है, तो 4 कॉमन हो सकता है, यानी कि आंसर 4 से कटने वाला आएगा। और 4 से कटने वाला तो एक ही है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू अगर आप हटा भी दोगे तो भी 4 से कटने वाला फिर एक ही बचेगा, केवल 8। तो हमारा आंसर डी हो गया, बाकी आप सॉल्व कर लेना। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है, दिए गए चित्र में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, बीसी का मान है 21 डिग्री, बीसी का मान 21 है, डिग्री में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये साइड है, और ए बी जो है वो 28 है। एसी को व्यास मानकर एक अर्ध सर्कल बनाया गया है, और बीसी को त्रिज्या मानकर एक चौथाई सर्कल भी बनाया गया है। तो आपको छायांकित भाग बनाना है। अब एक बार पहले मैं चित्र में आपको समझा दूं कि क्या क्या है। देखिए चित्र में आपको ये दिया हुआ है दोस्त यहाँ पे, कि ऐसा मैंने वैसे पहले बता रखा है कि अगर ऐसे होता, लेकिन वहाँ पर कुछ केस अलग होता है। ये पूरा अगर होता है ऐसे तब का बात है वो, कि अगर ये पूरा ऐसे हो तब इसका एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखो, ए के पास से खींचा होता तब जाके ऐसा होता, लेकिन ये ई के पास से खींचा हुआ है, यानी कि ये केस ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नीचे वाला है ये कुछ ऐसे है, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले में और इसमें अंतर है, तो यहाँ पर हम उसके जैसा नहीं कर सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दें। त्रिभुज के क्षेत्रफल से ये काफ़ी ज़्यादा आंसर आएगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। फिलहाल आप सवाल समझ लो एक बार, कि एक त्रिभुज है, आपको ऐसे दिया हुआ है, जिसमें ये नीचे वाला है 21 और ये है अपने पास 28। अब ये कह रहा है कि ये ए है, ये सी है, ए सी को व्यास मानकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है। और बी सी को रेडियस मानकर, बी सी यहाँ पे बी है, बी सी को रेडियस मानकर एक चौथाई सर्कल बनाया गया है ऐसे, ठीक है। नीचे तक ही है, हालांकि ये नीचे तक ही आएगा क्योंकि ये 21 है तो इसमें भी 21 तक ही आएगा। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। चलिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार आप समझो कि पहले मैं टोटल एरिया लिखना चाहता हूँ, पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो आप बोलें कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल के लिए हम एक बार इस त्रिभुज को लिख लेते हैं, कौन सा, ए बी सी। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार लिख लिया ए बी सी त्रिभुज, ठीक है। ए ले लिया मैंने, बी ले लिया और सी ले लिया। फिर हमें जोड़ना पड़ेगा एक सेमी सर्कल, ठीक है। कौन सा, जिसमें ये ए है और ये सी है, ए सी वाला, यानी कि ए से सी तक। देखो मैंने ये पूरा सेमी सर्कल ले लिया, ठीक है, और साथ में ये त्रिभुज ले लिया, तो ये पूरा एरिया आ गया। सेमी सर्कल के साथ त्रिभुज लेने से ये पूरा एरिया आ गया। लेकिन हमें केवल छायांकित भाग चाहिए था, तो इसमें से हमें ये सेक्टर घटाना पड़ेगा। देखो ये जो सेक्टर है जिसे मैं अभी मार्क करने वाला हूँ ब्लू से, ये सेक्टर हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्टर हम इजीली घटा सकते हैं इसमें से। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि आप एक बार इस त्रिभुज को ले लो पूरा, ठीक है। मैंने जो त्रिभुज अभी ब्लू से मार्क कर दिया ये, और साथ में आप ले लो इस पिंक वाले अर्धवृत्त को। अगर आप पिंक और अर्धवृत्त वाले अर्धवृत्त को और इस त्रिभुज को जोड़ते हो तो पूरा एरिया मिलेगा। लेकिन हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमें केवल डार्क वाला पिंक वाला एरिया चाहिए, उसके साथ ऊपर भी इधर पिंक है ये भी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो ये ब्लू वाला पार्ट बच जा रहा है, इस पिंक को छोड़ के उसे घटाना पड़ेगा। तो कौन सा ब्लू वाला पार्ट हमारे पास बच रहा है, जो कि एक चौथाई वृत्त है, ठीक है, यानी कि क्वार्टर है या फिर त्रिज्याखंड है एक, ये बात आप समझ सकते हैं। तो त्रिज्याखंड को हम उसमें से घटा देंगे। तो यही बात मैं अभी फिलहाल करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बोलेंगे कितना होगा, 1/2 और इंटू में बेस इंटू हाइट। तो बेस था हमारे पास 21 और हाइट था 28। और त्रिभुज के साथ आपको एक सेमी सर्कल चाहिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई बाई 2। और आर स्क्वायर क्या होगा, ए सी की लेंथ कितनी आएगी, देखो ये 21 है, ये 28 है, तो ये 3 सत्ते 21 है और वो 4 सत्ते 28 है, तो ये 5 सत्ते 35 बनेगा। 3 4 5 का 7 गुना है, ये ट्रिपलेट में आ रहा है। तो एसी को मैंने बोल दिया कि 35 है, तो रेडियस होगा 35/2।
लेकिन पाई आर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हम लिख लेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 और बाई 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में हमें घटाना पड़ेगा एक सेक्टर का एरिया, सेक्टर का मतलब पाई बाई 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 क्योंकि चौथाई सर्कल है और इंटू में आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ पर 21 है तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 441। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक बार, 2 से अगर आप काटना चाहो तो ये 14 दूना 28 और 14 में 21 से गुना करोगे तो 14 दूना 28 और 14 294 आ जाएगा ये, ठीक है। और माइनस का देखो अब यहाँ पे मेन बात है कि अगर हम लिख ला के कटाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। अब ऑप्शन पहले आप देखो, ऑप्शन में सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, एक 428 है, एक 800 डबल हो गया एक ही बार, एक 200 आधा से भी कम हो गया, एक 300, ठीक है। यानी कि काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास मौजूद, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, पूरा गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए मैं पाई की जगह पर 3.14 होता है लेकिन मैं 3 ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। और ये 2 और उधर हमें चाहिए 1225, 1225 लिखा हुआ है 1225 और बटे में 4 और फिर प्लस में पाई की जगह पर हम कितना मान रख सकते हैं, फिर से 3 और बटे में 4 और गुना में 441। अब देखो इसको हम गुना कर लेते हैं तो ये अपना 294 हो जाएगा। इसको अगर आप गुना करते हैं तो ऊपर आ जाएगा कितना, 25 तियाँ 75 और 12 तियाँ 36, इतना और बटे में 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले को भी आप गुना कर दो तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 4 तियाँ 12 और 1 13 और बटे में 4। अब ये कितना होगा 294। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव तो सवाल आ ही रहा है तो आपको पहले से रेडी रहना है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके कैलकुलेशन देख के घबरा गए कि अरे ऐसा सवाल तो पहली बार देखा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोड़ने के लिए बहुत सारे सवाल आ जाएंगे आपके पास। अब 8 से हम कटाते हैं यहाँ पर इसको, तो हम ये कहेंगे कि ये 8 से कटेगा, 8 चौके 32, ठीक है। और फिर बचेगा हमारे पास कितना, 3 और 7, 3 7 बचेगा, 4 7 बचेगा ना, तो 8 बचे 40 और फिर 7 5 तो 8 9 72, लगभग इतना पॉइंट में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। और ये 4 से कटाएंगे तो 4 तियाँ 12 4 तियाँ 12 और लगभग एक बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब इनको आप जोड़ के घटा लो, तो इनको अगर हम जोड़ के घटाते हैं तो देखो 9 4 13 में से एक जाएगा तो 12 का 2 और फर्दर इसको घटाएंगे तो 9 5 14 फिर 7, ये लगभग आपका लगभग 422 के आसपास आ रहा है। अगर ये 422 के आसपास आ रहा है तो हम ये समझ गए कि 422 के ही इधर उधर उत्तर होने वाला है और 422 के इधर उधर दो उत्तर है वो है 428 वाला, यानी कि ऑप्शन ए। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। जब ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हो तो आप ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट कीजिए, वरना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, ठीक है। और फिलहाल आप देखो अब इसमें डाटा ही ऐसा दिया है कि और कुछ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को करते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल अपने सामने आ चुका है और इस सवाल में आपको दिया गया है कि दिए गए संलग्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू भुजा बी सी के समांतर है तथा पी ए बी को 5:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है यदि ए पी जो है वो ग्रेटर देन है बी पी के, और साथ ही साथ क्यू आर और बी एस भुजा पी सी पर डाले गए लंब है, तो आपको त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज बी सी एस के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अब आप चित्र देख पा रहे होंगे यहाँ पर, चित्र अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर बना देता हूँ चित्र। देखिए ऐसा कुछ चित्र है, मैंने चित्र ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है आप ये समझ लो। आपको ये दिया है कि पी क्यू जो है ये समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। ये इसमें दिया है कि पी क्यू जो है वो भुजा बी सी के समांतर है, यानी कि ये वाली लाइन, एक मिनट, ये जो पी क्यू है ये बी सी के हो गई पैरेलल, ठीक है, बी सी के पैरेलल हो गया। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि साथ ही साथ बी एस और क्यू आर लंब है, यानी कि यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री का बन गया, जो मैंने ब्लू से अभी मार्क किया वहाँ पे, यानी कि आर के पास और एस के पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और हमें बताना है रेशियो दो त्रिभुजों का, एक तो पी क्यू आर का और दूसरा बी सी एस का। अब ये समझ लो कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का या फिर साइड का रेशियो बताना है तो 90% चांस रहता है कि वहाँ पर सिमिलरिटी लगेगा। तो हम सिमिलरिटी पर चलते हैं और ढूंढते हैं कि इसमें कुछ समानता है कि नहीं। तो आप बोलेंगे एक समानता तो यहाँ पर सीधी सीधी दिख रहा है कि वो है कि आर और एस के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि क्यू आर और बी एस लंब हैं। तो आर और एस तो बराबर हो गए, देखिए कोण आर जो है ये बराबर हो गया कोण एस के। अभी अगर हम बात करें कोण सी के तो ये कोण पी के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण इस वाले के कोण के क्यों बराबर हो गया, सी पी के बराबर कैसे हो गया, क्यों,
एक मिनट, एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू और बी सी क्या है, समांतर है। देखो पी क्यू ये लाइन हो गया, ये बी सी हो गया, ये समांतर है, और ये हो गया तिर्यक रेखा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं एकांतर कोण से, बताइए। बिल्कुल बराबर होगा एकांतर कोण से यहाँ पे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे पास ये दो कोण भी बराबर हो चुके हैं। कौन? कोण सी किसके बराबर हो चुका है? कोण पी के। अब ये अगर बराबर होगा तो यहाँ पे हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, और आगे फिर हम साइड का रेशियो लिखते हैं दोनों त्रिभुज में। किस दो त्रिभुज में? जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है, एक तो त्रिभुज पी क्यू आर, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज है बी सी और एस। दोनों में हम रेशियो लिखते हैं साइड का। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं। देखो अब बात करें, जैसे कि हम 90 हाइट से ले लेते हैं, चलो छोटे वाले एक त्रिभुज में, यानी कि पी क्यू आर में, पी क्यू आर यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं है, लिखते हैं। एक दिक्कत आ रही है, हमने गलत लिख दिया लग रहा है कि सी और पी। अच्छा यहाँ पे ये बात समझो, आप सी का मतलब कौन सा कौन समझ रहे हो, और पी का मतलब भी कौन सा? ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। मुझे लगता है कि जब त्रिभुज हम बी सी एस एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं पी क्यू आर, तो कोण भी पी क्यू आर के अंदर का होगा और बी सी एस का अंदर का होगा। यानी कि अगर हम सी की बात कर रहे हैं कोण सी की, तो बी सी एस के अंदर कोण सी ये होगा, ध्यान रखना। ये जिसको मैं अभी थीटा लिख रहा हूँ, और पी क्यू आर के अंदर ये नहीं होगा, पी क्यू आर के अंदर होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। पी क्यू आर के अंदर ये वाला कोण होगा जो अभी मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, या फिर आप देख लो मैं उसे ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कोण है जो मैं मिटा रहा हूँ अभी, आप ध्यान से समझ लो। यहाँ पे जो कोण है ये वाला पी के पास, ये कोण और उस कोण का जो सी के पास थीटा लिखा है मैंने, ये कोण बराबर होगा दोनों त्रिभुज में, क्योंकि बी सी एस त्रिभुज के अंदर ही का कोण हमें तो बराबर करना है, तभी तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। चलो अभी अगर समरूप हो गया दो कोण बराबर, तो ये समरूप कहला जाएंगे, क्योंकि एक तो हमने समकोण ही लिखा है आर और इसको, वो 90 डिग्री ही है लंब डालने के कारण, और सी और पी बराबर हो गया तिर्यक रेखा से कटने के कारण और समांतर होने के कारण। ठीक है, अब देखो अगर ये बराबर हो गए तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। जैसे मैं इसमें लेता हूँ, इसमें का लंब ले लेता हूँ आर क्यू। तो छोटे वाले में एक में लंब कितना है? बी एस है लंब, तो आर क्यू बाई बी एस हमने ले लिया, यहाँ पे बी एस है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? जो वैल्यू हमें पता है वही लेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब देखो वैल्यू हमें क्या क्या दिया था, पहले ये एक काम कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें दिया था कि 5:3 में बांटती है ए बी को। ए बी को 5:3 में बांटता है, और ए पी इसमें बड़ा भी है, यानी कि ए पी 5 है और ये 3 है। अब देखो अगर ये 5 3 है, यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 5 है, तो ये बड़ा वाला साइड इसका कितना है? मैं यहाँ पर आप समझो जरा, एक मिनट, चलो समझ लो ऐसे ही। देखो ये 5 है अगर ए पी की वैल्यू, तो बी पी कितना है? 3 है, यानी कि टोटल ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 3 8 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समरूप है ऐसे। अच्छा देखो बी सी अगर पी क्यू के समांतर है, तो ये वाला त्रिभुज भी है जो मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ, ये त्रिभुज भी त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। ये बात आप समझते हैं कि नहीं? क्योंकि आधार के समांतर या किसी भी भुजा के समांतर अगर हम कोई लाइन खींचते हैं त्रिभुज में, तो उस समांतर भुजा के कारण जो छोटी त्रिभुज बनती है वो बड़ी त्रिभुज की हमेशा क्या होती है? समरूप। तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये समरूप होगा पूरे त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप होने के कारण हम इसका छोटा भुजा 5 मानेंगे, तो ये इसका टोटल कितना मानना पड़ेगा? 8, क्योंकि यहाँ से टोटल 8 बन रहा है। ठीक है, छोटा वाला में अगर 5 है, यहाँ पर भी तो आप टोटल ये देख रहे हैं टोटल कितना है? 5 3 8 है। तो यहाँ से मैं दूसरे साइड में भी ये लिख सकता हूँ कि भुजा का रेशियो हमेशा सेम रहता है, अगर ये 5 है तो ये 8 है। अब देखो अगर मैं आर क्यू की और बटा बी एस की बात करूँ, तो ये हम साइड में ये भी लिख सकते हैं कि छोटा वाला में आर के सामने पी क्यू है, या फिर पी क्यू एक बार लिख लो आप चाहो तो, और बड़ा वाला में ये कितना है? बी सी है। ठीक है, पी क्यू बाई बी सी मैंने लिख दिया। पी क्यू कितना था? 5, और बी सी कितना था? 8। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि साइड का रेशियो जो है वो 5 और 8 का है। अगर साइड का रेशियो 5 8 है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, 25 बटे में 64 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप बस ये सोच लो कि हमें साइड का रेशियो किसी तरह निकालना है। अगर साइड का रेशियो हम निकाल पाए तो हम डायरेक्ट यहाँ से एरिया का रेशियो लिख सकते हैं स्क्वायर करके, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल भी हमारे सामने है। इस सवाल में आपको बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दो। पहले मैं आपको छायांकित भाग से दर्शन करा दूं। छायांकित भाग ये वाला है यहाँ पे, और इसके अंदर वाला ये, ऐसे ही हर एक तरफ ये लीफ भी आपका कलर किया हुआ है, और बाहर का एरिया। तो ये छायांकित भाग है जो हमें यहाँ पे बताना है, ये एरिया हमें बताना है ओवरऑल। ठीक
ठीक है, तो जो मैंने पिंक पिंक से कलर कर दिया है वही एरिया हमें बताना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के केंद्र में समान त्रिज्या के 4 छोटे छोटे वृत्त बना दिए गए हैं तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। चलिए बताते हैं क्षेत्रफल। देखिए, इस सवाल में आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बाहर वाला कलर है, बाहर वाला कलर किया हुआ पार्ट है, ये किसके बराबर होता है? ये इस लीफ के बराबर होता है। 4 लीफ इसमें आपको दिख रहा है, तो चारों लीफ का जो एरिया होता है वो बाहर वाले कलर वाले भाग के बराबर होता है। बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो बाहर वाला कलर है, बाहर वाला, ये इस लीफ के एरिया के बराबर होता है हर एक में। यहाँ भी बाहर वाला जो होगा ये इस लीफ के एरिया के बराबर होगा, ये भी लीफ का एरिया इसके बाहर वाले के बराबर होगा, और ये लीफ का एरिया इसके बाहर वाले के बराबर होगा। अगर ऐसा आपको पता है तो आप समझें कि अगर हम लीफ का एरिया ही निकाल के और डबल कर दें तो बाहर वाला भी आ जाएगा, क्योंकि लीफ का एरिया उतना ही होता है जितना कि बाहर वाला कलर होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लीफ का एरिया निकालूंगा और फिर बाहर वाला निकाल दूंगा। अब देखो, इसमें अगर आपको रेडियस 15 दिया गया है तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि ये जो व्यास है छोटे वाले का ये भी 15 होगा। वैसे ही ये हम टोटल अगर मिला देते हैं तो ये सब 15-15 होगा। क्यों 15-15 होगा, आपको मैं बड़ा करके ये समझा देता हूँ। देखो, मैंने बोला कि ये पूरा अगर इसमें 15 है त्रिज्या, बड़े वाला का जो त्रिज्या है वो है 15, यानी कि यहाँ से उसके सेंटर से और यहाँ तक खींचेंगे तो ये 15 है। यानी कि छोटे वाले वृत्त का व्यास 15 बन गया। छोटे वाले वृत्त के व्यास को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं यहाँ से खींच के कि ये 15 है, ठीक है। ये लाइन अगर 15 है, ये लाइन भी 15 है, ये लाइन भी 15 है और ये लाइन भी 15 है, तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसके अंदर का ये लीफ है। और लीफ का एरिया कितना होगा, अगर आपको लीफ का एरिया का फॉर्मूला पता हो तो लीफ का एरिया होता है ए स्क्वायर और इंटू में मैंने बता रखा है अपने पिछली वीडियो में पाई/2 और माइनस का 1, ये होता है ए स्क्वायर इंटू पाई/2 -1। ये लीफ का एरिया केवल हुआ, लेकिन आपको पता है कि बाहर वाला जो एरिया है ये भी लीफ के बराबर भी है और उसे भी हमें निकालना है, तो हम लीफ को डबल कर देते हैं क्योंकि बाहर वाला भी आ जाएगा इसमें शामिल। अब देखो, ए स्क्वायर का मतलब ए यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और 225 यहाँ पर हो गया, और इंटू में इस 2 से अगर मैं गुना करा देता हूँ तो ये पाई-2 रह जाएगा। इस 2 से मैं गुना करा दूँ तो अब देखो 225 से अगर आप गुना करते हैं तो 225 पाई और माइनस में 225 दूना 450, यही अपना आंसर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। देखो, अगर आपको ये पता है कि जो लीफ का एरिया होता है वो बाहर वाले एरिया के बराबर होता है तो आप डायरेक्ट लीफ का एरिया निकालो और डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप चाहें तो दूसरा तरीका भी है, ऐसा नहीं है कि दूसरा तरीका नहीं है। आप इसमें से एक भाग केवल निकाल लो, जैसे यहाँ पर एक पार्ट मैंने कर दिया और ये लीफ केवल आप निकाल लो, अगर आप निकाल सकते हैं तो, ठीक है। और इस लीफ को निकाल के डबल करोगे तो ये पूरा आ जाएगा और उसको 4 से गुना कर दो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ा कटिंग आप कर सकते हैं इसमें। तो आप ये करो कि ऐसे में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से, चलो मान लो ऐसे है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया लीफ को, और आधा वाला लीफ इसमें चिपका दिया और आधा वाला लीफ इसमें चिपका दिया। अगर ऐसा मैं करूँगा तो आपको कैसा प्राप्त होगा चित्र आप समझ लो। पहले मैंने क्या किया ये देख लो, इस लीफ को मैंने 2 भाग में कट किया और इसमें का हाफ पार्ट इसमें चिपकाया और हाफ पार्ट इसमें चिपकाया। ऐसे में हमें क्या प्राप्त होगा, आप देखो, ये जो क्वार्टर था इसमें आपको बस ऐसा प्राप्त होगा कि ये वाला पार्ट पूरा कलर हो गया जो हमें निकालना है। एक में मैं एक चित्र की बात कर रहा हूँ, इतना भाग का, ठीक है। मैंने आधा इसमें चिपका दिया लीफ, आधा इसमें, तो ये पूरा ऐसे कवर हो जाएगा, आप देख रहे हैं ऐसे पूरा कवर हो जाएगा और ये पूरा वाला कवर हो जाएगा। अब इसकी अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना है तो आप ये लिखोगे दोस्त कि अगर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पूरे सेक्टर में से इस त्रिभुज को हटा देते हैं। तो पूरा सेक्टर कितना होगा, ये 90 डिग्री कारण पाई/4 बन जाएगा, और 15 था तो 15 का स्क्वायर 225 भी साथ में आ जाएगा, और माइनस में कितना आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस और हाइट तो यहाँ पर 15-15 ही है, यानी कि 15 का स्क्वायर फिर आ जाएगा। इसमें से हमें देखो क्या घटाना है, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, जगह की कमी आ गई। देखो मैंने क्या बोला आपको कि आप सेक्टर लिख लो, तो सेक्टर कितना बना था पाई/4 और फिर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। और माइनस में त्रिभुज घटाना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बेस हाइट दोनों 15-15 है आर होने के कारण, तो ये भी 225 आ गया अपने पास। अब देखो अगर मैं 225 इसमें से कॉमन ही ले लेता हूँ, 225 कॉमन ले लिया मैंने, या कॉमन नहीं ले रहा हूँ, चलो मान लो हमारे पास इतना ही आया है, तो ये केवल एक तरफ का आंसर है और ऐसे टोटल 4 हैं। देखो चारों साइड ऐसा एक एक है, तो हम 4 से इसको गुना करा देते हैं, ठीक है। अगर आप 4 से गुना कराएंगे तो देखो इसको 4 से गुना कराओगे तो 4 तो कट जाएगा, 225 पाई बच जाएगा, ठीक है। और इसको 4 से गुना कराओगे तो 2 दूना 4 और 225 दूना 450 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी, ये बड़ा नहीं है, छोटा ही सवाल है। आगे बढ़, देखिए यहाँ पे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। 3 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, उनकी त्रिज्या है
12 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ से ही सर का जो पेड कोर्स का पीडीएफ है उसी से मैं क्वेश्चन लूँ, क्योंकि बुक से क्वेश्चन लेने पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे बुक का जो इमेज है उसमें किसी में छायांकित भाग में छायांकित एरिया का पता नहीं चल रहा है, छायांकित कौन सा भाग है ये पता नहीं चल रहा है, यानी कि प्रिंटिंग की थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, और सोल्यूशन भी कहीं इधर उधर है, तो मैं पीडीएफ से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और जहाँ पर पीडीएफ से क्वेश्चन अच्छा नहीं मिल पाता है, यानी कि पीडीएफ का क्वेश्चन जो है वो किसी ऐसे जगह पर है जिसको यहाँ पे पीडीएफ में मेरे में शामिल करना मुश्किल है, तब मैं उसको बुक से ले लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस हमारे साथ बने रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपके दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और आप अगर देख रहे हैं तो कम से कम लाइक और कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। कम से कम ये तो बता सकते हैं आप कि आपको ढंग का लग रहा है वीडियो कि नहीं। तो देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो छायांकित भाग होता है ये आप ध्यान रखिए डायरेक्ट। अगर जल्दी बनाना है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, वरना आप सिद्ध करते रह जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल सिद्ध करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर होता है वो होता है ये जो छायांकित भाग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये छायांकित भाग है जो हमें बताना है। तो ये छायांकित भाग यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का आधा होता है, यानी कि सेमी सर्कल के बराबर होता है। ये बस सीधा ध्यान रखना है। अगर तीनों सर्कल बराबर है तो तभी निकालने के लिए भी आपको आएगा। ये तीनों सर्कल अगर बराबर है तो ये जो छायांकित भाग है ये सेमी सर्कल के यानी कि अर्धवृत्त के बराबर आता है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर 2। तो हम यहाँ पे पाई बाई 2 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। आर स्क्वायर का मतलब आर है 12, यहाँ पे सवाल में 12 सेंटीमीटर दिया है तो हम यहाँ पे 12 गुना में 12 लिख देते हैं। तो 2 छक 12 और 12 छक 72 पाई अपना आंसर होगा, और यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बुक का सोल्यूशन देखोगे तो फिर आपको लंबा पड़ जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हैं ये सारे, इस तरह के सारे क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाए 100 के 100 तो बनाते रह जाएगा आदमी। ठीक है, तो 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, आज का कंपटीशन जितना मतलब टफ हो गया है, वैसे कंडीशन में आपको सारे टफ सवाल भी करके जाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैट के और जेट के ऐसे क्वेश्चन बनाने लगो, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन कम से कम एसएससी में आने लायक है उसके लेवल के, उसको आप कम से कम बना के जाओ। जैसे आदमी दौड़ में अगर 1600 मीटर की दौड़ होती है तो लड़के 2000-2500 मीटर की दौड़ मार के जाते हैं कि चलो ज़्यादा दौड़ के जाएंगे कम समय में, तब जाके वहाँ का ग्राउंड बड़ा होगा तो हम कवर कर पाएंगे। वही बात है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ भी गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए, अब जैसे ये सवाल है तो इसी में छायांकित भाग ढंग से पता नहीं चल पा रहा है आपका, और ऊपर वाला में भी तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने पीडीएफ से क्वेश्चन लिया था। यहाँ पर भी मैं अब पीडीएफ से क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट टाइम से। तो यहाँ पे आप देखिए छायांकित भाग ये वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको दिया है कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं जहाँ उभयनिष्ठ जीवा संभवतः सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ ये जो जीवा है ए बी, जो दोनों की जीवा है यानी कि कॉर्ड है, वो पॉसिबली जो सबसे लंबी जीवा हो सकती है वो खींची गई है। और आपको आर दिया हुआ है 6, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे हम आते हैं चित्र पे एक बार जल्दी से। अब इस चित्र में आप समझ लो पहले कि चित्र में क्या क्या है। चित्र में आपको ऐसा दे रखा है कि ये पार्ट हमें बताना है, और ए बी जो है वो जीवा है। ए बी दोनों वृत्त की जीवा है, क्योंकि ए बी जो है वो कॉमन कॉर्ड है, उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, ए बी छोटे वृत्त की भी जीवा है और बड़े वृत्त की भी जीवा है। लेकिन ये कह रहा है कि ये सबसे बड़ी जीवा है छोटे वृत्त के लिए। तो सबसे बड़ी जीवा, आपको मेन बात यही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ा कॉर्ड वो डायमीटर के बराबर होता है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त की जो होती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा ए बी है तो ए बी छोटे वृत्त का व्यास हो गया, ऐसा आप समझ लो। अब देखो, अगर ए बी व्यास है तो ये वाला जो एरिया है ये हम कह सकते हैं कि ये अर्धवृत्त हो गया छोटे वृत्त के लिए, जिसका व्यास ए बी है। ये कह सकते हैं ना कि ये भी अगर व्यास है तो ये तो अर्धवृत्त हो गया। यानी कि इधर का तो हमें अर्धवृत्त निकालना है और साथ में ये छोटा सा एरिया हमें निकालना है ब्लू वाला। तो इस छोटे से एरिया को हम पहले निकालते हैं, फिर अर्धवृत्त इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए छोटा वृत्त हम कैसे निकाल सकते हैं। छोटा वाला देखिए, अगर आपको ये चाहिए छोटा वाला तो आप बोलेंगे कि इस सेक्टर में से, मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, इस सेक्टर में से ये त्रिभुज घटा लो। कौन सा त्रिभुज घटा लो भाई? रेड वाला। ये पिंक वाला त्रिभुज घटा लो सेक्टर में से, तो हमारे पास ब्लू वाला एरिया बच जाएगा। तो मैं ब्लू वाले एरिया की बात करूँ अगर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लू वाला एरिया लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास ऐसे करके है ये एरिया छोटा वाला। ठीक है, छोटे वाले एरिया के लिए हम लिखेंगे ये पूरा सेक्टर। ठीक है, और माइनस में एक त्रिभुज। तो देखिए सेक्टर का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि इसका बड़ा वाला का साइड था 6, बड़े वाला का साइड 6 था तो ये भी 6 हुआ, ये भी 6 हुआ।
और छोटे वाले का जो रेडियस था वो था 3, तो उसका व्यास भी 6 हो जाएगा। छोटे वाला में रेडियस अगर 3 है तो व्यास भी 6 हो जाएगा। यानी कि ये तीनों भुजाएं अगर 6 हो गए तो त्रिभुज जो ओ ए बी है वो हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये ओ पे जो एंगल बन जाएगा वो 60 डिग्री का बन जाएगा और ये त्रिभुज भी 6 वाला बन गया। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद इसी में हम केवल ये जोड़ लें अगर अर्धवृत्त, तो हमारा पूरा आंसर भी आ जाएगा। तो साथ साथ हम अर्धवृत्त भी जोड़ लेते हैं। चलो यहाँ पर एक अर्धवृत्त जो ऐसे है, ये अर्धवृत्त भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा पूरा। देखो इसके ये क्यों निकाला, ये मैंने निकाला इस छोटे वाले के लिए, और साथ में अगर अर्धवृत्त जोड़ते हैं तो हमारा पूरा उत्तर आ जाएगा। ये बात मैंने शुरू में ही आपको समझाया था। तो चलो इसमें निकाल लेते हैं। अब देखो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है तो ये π/6 होगा, क्योंकि बटे 360 होना है तो π/6, और r का स्क्वायर, तो r यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 × 6 इतना आएगा। ठीक है, फिर माइनस में ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी प्लस है ये, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा π/2 और r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त है छोटे वाले के लिए, छोटे वाले में त्रिज्या 3 था तो उसका स्क्वायर 9 ही आएगा। अब देखो ये 6 से 6 कट गया और ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36, तो हमारे पास आ गया 6 पाई। ठीक है, और माइनस में 9√3 और प्लस में 9 π/2। अब ये 6 दूना 18 और 9, नहीं 6 दूना 12 ना होगा, 6 दूना 12 और 9 21 π/2 आ गया, 21 π/2 और माइनस में 9√3, यही अपना आंसर है। तो आसान सा सवाल है। ठीक है, आपको आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल 1-2 सवाल और रह गया है, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए चित्र से मैं पहले आपको समझा दूं कि अगर छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल चाहिए, इसमें छायांकित भाग आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये PDF का सवाल है। अब देखो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये घटाना पड़ेगा पूरा, ये भी घटाना पड़ेगा पूरा, और एक अंदर का ये सर्कल घटाना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के ये 1/4 सर्कल का घटाना पड़ेगा, ये भी 1/4 और एक छोटा सा सर्कल घटाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इन दोनों 1/4 को आप मिला के एक सेमी सर्कल भी घटा सकते हो डायरेक्टली। तो चलो क्या कर सकते हैं, देखिए पहले सवाल में देखते हैं डेटा क्या क्या है हमारे पास। AB की वैल्यू 2 है, AB की पूरी वैल्यू 2 है, चलो कोई बात नहीं है। AD की वैल्यू 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो चूंकि ये क्वार्टर है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है इसके लिए। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया हमारे पास। और हमारे पास अब छोटा r नहीं है, छोटा r चाहिए, क्योंकि इनका रेडियस अगर 1 1 आ गया तो ये दोनों तो क्वार्टर हम घटा सकते हैं एरिया निकाल के। छोटा r आपको निकालना पड़ेगा। छोटा r कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये बात आपको पता होगा कि अगर ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है और दोनों एक्सटर्नली यानी कि बाह्य रूप से एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो कॉमन टेंजेंट होता है, ये वाला कॉमन टेंजेंट का मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करती है स्पर्श रेखा, उसकी लेंथ होता है √2 और फिर 2 बाहर होता है, इसका लेंथ होता है 2 और √R1 R2। ठीक है, रूट के अंदर होता है R1 R2, यानी कि R1 पहले वाले का रेडियस और R2 दूसरे वाले का रेडियस होता है। ये अगर बात आपको पता है तो हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये 1 दिया हुआ है और ये 1 दिया था। ये 1 देने के कारण अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ या नहीं भी ड्रॉ करूँ तो भी हम ये बात कह सकते हैं कि ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, और यहाँ पे अगर मैं P मान लेता हूँ तो आप बताओ कि इस DP, ये जो DP है, ये DP क्या है, कॉमन टेंजेंट है किसके लिए, इस सर्कल के लिए। देखो ये जो सर्कल का लाइन आ रहा है इसके लिए, और इस छोटे वाले सर्कल के लिए DP क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया। तो कॉमन टेंजेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये होता है 2 और √R1 R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ इसी में से। ठीक है, देखो DP की लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 और इक्वल टू में 2। DP की लेंथ 1 हो गई और इक्वल टू में 2 और √R1 R2। R1 का मतलब पहले वाले का त्रिज्या, तो पहले वाले का त्रिज्या तो 1 है तो 1 ले लिया मैंने। R2 का मतलब छोटे वाले में त्रिज्या R ही है जो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 को इधर ला दूँ तो ये 1/2 इक्वल टू में √R आ जाएगा, यानी कि R की लेंथ कितनी आ जाएगी, R की लेंथ आ जाएगी 1/4। अब अगर R की लेंथ हमारे पास 1/4 आ गया है, देखो R की लेंथ 1/4 आ गया। अब R का लेंथ अगर 1/4 आ गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो अब मैं इनको हटा के और एक बार लिख रहा हूँ कि हमें अब क्या करना है, आप समझ जाओगे अब इजीली। हमें क्या करना है, देखो पूरा आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के साइड इक्वल नहीं है, तो इस आयत का क्षेत्रफल इसमें से आपको घटाना है ये 2 1/4 ऑफ सर्कल। 1/4 ऑफ 2 सर्कल का मतलब एक सेमी सर्कल घटा लो आप एक ही बार, तो बात बन जाए।